Good morning, student. Now we will go for the next topic, that is heating effect of electric current. Now let us explain what is the heating effect of electric current. In previous lecture, we have seen that the resistance is nothing but the property of that material who oppose the flow of electric current. हमने देखा था resistance is or resistance oppose the flow of current. बहुत बार आपने देखा होगा कि when the current is passing through any electrical device, after certain time that device get heated. So from here that particular heat will become. Let me see here. Suppose I am having a fan. Suppose this is the fan. I am saying this one is the fan. Okay. Now here when the current is passed through it, it start to rotate. So actually what we are saying, when the current is passing through the coil which is present here, this is made up of copper. Then what happens due to this coil and the torque will be experienced and that particular fan will get rotated. So whatever the electrical energy is there, that electrical energy is utilized to rotate this particular fan. But the wire which is used in this particular fan, that wire is having certain resistance. So that's why due to that resistance, certain amount of current get opposed. As the certain amount of current is get opposed, where that current goes there, that current start to convert into heat, and that is nothing but the heating effect of electric current. Now from this thing what we can say, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हीटिंग इफेक्ट हमें बहुत कम मिलता है. कॉपर वायर बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा. अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, कम हीटिंग इफेक्ट मिलेगा क्योंकि बहुत कम अपोजिशन होगा. इसीलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर डिवाइस इट विल बी फ्रूटफुल एंड इन समवेयर इट विल बी नॉट फ्रूटफुल. जैसे हम अगर फैन जलाना है तो मैक्सिमम एनर्जी अगर हीटिंग में चली गई तो फैन बहुत ज्यादा गर्म होगा और जल भी सकता है, तो इसलिए वहां पे फ्रूटफुल नहीं है. लेकिन अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन में क्या होता है, वी वांट द हीट, वो हीट होना चाहिए, इसलिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा करंट विल बी कन्वर्ट इनटू हीट. मतलब वहां पे अपोजिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए. इसीलिए जो हीटिंग वाले डिवाइस है वो ज्यादा रेजिस्टिव डिवाइस होते हैं. ज्यादा रेजिस्टिव का मतलब क्या हुआ, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. जैसे हम अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन में टंगस्टन कॉइल यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, वहां पे भी टंगस्टन वायर यूज होता है. जैसे हम अगर कॉइल की बात करेंगे, वाटर हीटर की बात करेंगे, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा हीट कन्वर्ट होनी चाहिए. तो वहां पर भी जो भी डिवाइस होगा वो वाटर हीटर, वहां पे जो कॉइल रहेगा वो हाई रेजिस्टिव कॉइल रहेगा. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट अपोज करेगा एंड दैट एक्चुअल करंट विल बी स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू हीट. मैं थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको. सपोज ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है. जैसे एटम कोर, इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि जैसे हम अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव. जब इलेक्ट्रॉन इसको टकराएगा तो क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट लॉस. तो ये एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी आई थी, वो उसमें से कुछ एनर्जी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली क्योंकि ये इसके साथ कोलाइड हो गया. तो एटम क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट होता रहेगा. अब वाइब्रेट होता रहेगा तो वो तो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, वो रेस्ट में आने की कोशिश करेगा. तो रेस्ट में आने की कोशिश करेगा तो इसके पास जो एक्सेस एनर्जी मिली थी इलेक्ट्रॉन से, वो एनर्जी कहां पे फेंकेगा, it will be released in terms of heat. So that's why the conductor get heated. That is the basic thing which is there in case of heating effect of electric current. अब मुझे बताओ, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, उतनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी वो लॉस करेगा उतनी एनर्जी वो कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, हीट में. तो इसी तरह से हमारा ये टॉपिक है. हम देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकली बेसिस पे कि इक्वेशंस कैसे आएंगे. चलो, हमने देखा है कि when the potential difference applied to device is V, the charge flow through it is Q. So the work done to move the charge will be W is equal to V into Q. Already we have seen one equation, that is V is equal to W by Q. So from this same equation we have W is equal to V into Q. So what is this? This is nothing but the amount of work done when the potential difference V is applied.
टू फ्लो द चार्ज Q। तो अगर इतना चार्ज आपको भेजना है तो आप अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस चार्ज को भेजने के लिए कितना वर्क लगेगा, W अमाउंट ऑफ वर्क। सो W इज इक्वल टू V इनटू Q। नाउ वी नो दैट द पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कितना वर्क डन किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब इफ चार्ज फ्लो फॉर टाइम t then work done per unit time, then work done for unit time is power. So how we can write power P is equal to work done upon time. Now what is work done? Here we have, that is first equation. So by this way power is equal to VQ by T. Now what is Q by T? It is I. So here is I. So I is equal to what? Q by T. Now this is nothing but the equation of power V into I. तो इतना पावर डेवलप किया, ठीक है। अब देखिए पावर कितना है, V into I। अब पावर कितना है, V into I। यहाँ से वर्क है, वर्क क्या हुआ, जितना भी वर्क डन हुआ उसको मूव करने के लिए अगर वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है तो वर्क इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। सो दिस इज नथिंग बट द सेकंड इक्वेशन। So we are having suppose this is second and that is suppose third. So from second and third, what we have? This is the one side and this is nothing but the second side. तो हम P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो what is W there? So we can say that work convert into heat। अगर हीट में वो कन्वर्ट होता है तो कितनी हीट होती है, H। तो इतनी हीट, ये जो वर्क डन हुआ दैट वर्क विल बी कन्वर्ट इनटू और दैट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट। तो वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज हीट देयर, दैट हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो दैट इज सपोज फोर्थ इक्वेशन। सो अगर हमें पावर की तो पुट सेकंड इन फोर्थ, क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू व्हाट इज सेकंड, VIT and that is nothing but the amount of heat generated when the current I is passed, when the potential difference V is applied for a time t, then how much heat is generated, H amount of heat is generated. Remember this thing. तो पावर का जो हीट का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ V एंड I मिला, बट हम देखते हैं कि पावर जो हमारे पास मिला था, सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ हीट इक्वेशन। लेट द इलेक्ट्रिक पावर इज P is equal to VI, but Ohm's law, what is that, V is equal to IR. So after putting this equation in power, then power second equation is, this is the first one, first form of power equation, that is in terms of P is equal to V and I, that is P is equal to V into I. Here is V is IR into I, that is I square R. So this is nothing but the second form of power, electric power, that is in terms of current and resistance. Again we will replace I is equal to, so by this equation we have I is equal to V by R. So after putting in the same equation, P is equal to V square by R. So this is nothing but the third form of power equation. तो ये इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, in terms of potential and current, this equation in terms of current and resistance, this equation in terms of potential and resistance. ये तीनों इक्वेशन मिले। हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया, सिर्फ ओम्स का इक्वेशन यूज किया। देखिए पावर क्या था हमारा, V into I। कैसे है मैंने बता दिया था, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, एंड हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन किया था, V into Q। तो ये मिला आपको VQ। तो ये Q by T क्या था आपका, करंट पहले था, तो Q by T की वजह से हमने यहाँ पे I लिखा, बिकॉज I is equal to Q by T। तो पावर कितना मिला, V into I। तो हमारे पास पावर का इक्वेशन क्या है, V into I। लेकिन जनरल इक्वेशन अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पावर, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू W by T। तो W क्या मिला आपको, P into T। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में पावर कितना था, P is equal to VI। तो हमारा W कितना हो जाएगा, हमारा W कितना हो जाएगा, P is equal to VIT। तो
तो P हो जाएगा आपका VIT। तो क्या मिला आपको? P इज इक्वल टू VIT। तो ये हो गया आपका W। W मतलब क्या होगा? कितना वर्क डन किया। अब जो भी वर्क डन हुआ होगा, that work is converted into heat, and that is nothing but the amount of heat liberated when the current I is passing for a time t when the potential difference V is applied. This is the first form of heat. तो हम इलेक्ट्रिक पावर के जितने इक्वेशन बनेंगे उतने हमारे हीट के इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन क्या बन रहा है हीट का? P into T। तो पावर का हमारा पहला इक्वेशन हमने देखा था V into I, तो VI के फॉर्म में इक्वेशन मिला। ऐसे अगर हम पावर के ओम्स लॉ लगा के बात करते हैं तो पावर कितना है हमारा? V into I, लेकिन ओम्स का क्या है? V is equal to IR। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ V and I है। हमें अगर I and R के फॉर्म में लाना है तो हम सिर्फ V को रिप्लेस कर देंगे, V रिप्लेस बाय IR बाय ओम्स लॉ। तो IR अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? I square R। तो पावर इज इक्वल टू I square R। और तीसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं V इन टर्म्स ऑफ V and I। ये हो गया VI, ये हो गया IR, और तीसरा इक्वेशन बनेगा हमारा VI। तो I इज इक्वल टू I को रिप्लेस कर दो ओम्स लॉ के हिसाब से, I क्या मिलेगा आपको? V by R। एक्चुअली पावर इक्वेशन बिकम V स्क्वायर बाय R। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर थे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के। तो हमने सिर्फ ओम्स लॉ यूज करके तीन फॉर्म किए। तो ऐसे ही हम अगर पावर यहाँ पे रखते जाएंगे तीनों, तो क्या मिलेगा हमें? तीन हीट की इक्वेशन मिलेगी। एक तो ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा? I स्क्वायर RT। देखो ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है? H इज इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है हमारा? I स्क्वायर R, Y स्क्वायर R। अब तीसरा फॉर्म क्या निकलेगा H का? तीसरा पावर का इक्वेशन क्या है? V स्क्वायर बाय, तो V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो हमारे ये तीन इक्वेशन हीट के बनेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया, अगर आपको पोटेंशियल एंड करंट दिया है तो ये इक्वेशन यूज करो, आपको रेजिस्टेंस करंट दिया है तो ये इक्वेशन यूज करो, आपको अगर पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस दिया है, करंट नहीं दिया है तो ये इक्वेशन यूज करो। मतलब क्या है? तीनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी यूज करके आप आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया क्या होता है? मैं और एक बार बता देता हूँ कि अगर हमने कोई कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपोजिशन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, इसमें से करंट जा रहा है। अब जब करंट जा रहा है तो इसको कुछ अपोजिशन हो रहा है, तो अपोजिशन होने के कारण जो भी एनर्जी है वो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होगी। तो लॉस होगी तो किस में कन्वर्ट होगी? हीट में कन्वर्ट होगी। अब ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज मोशन की वजह से। तो इस चार्ज को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क डन लगेगा। अगर हमें प्योर हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए हाई रेजिस्टिव डिवाइसेस चाहिए। हाई रेजिस्टिव मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हम अगर चार्ज उसको भेजना है तो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा चार्ज भेजने के लिए, बराबर है। तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा। लॉस होगा तो दैट लॉस इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो भी हमने वर्क किया था वो वर्क टोटली किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा? हीट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली वे में मैंने जो डेरिवेशन आपको बताया था कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसमें से कितने चार्ज जा रहे हैं? Q जा रहा है। तो कितना वर्क डन हुआ? W इज इक्वल टू V इंटू Q, क्योंकि हमने लास्ट पीरियड में देखा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज मैंने डेरिवेशन में आपको बता दिया। तो V इंटू Q हो गया, मतलब W मिल गया हमें, इतना वर्क डन होगा। लेकिन पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर मतलब W by T होगा, लेकिन W कितना है हमारा? V इंटू Q। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने V इंटू Q, तो पावर क्या मिला? V इंटू Q by T। एंड व्हाट इज Q by T? दिस इज करंट। तो करंट मिल गया हमें। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी तो V इंटू I इज नथिंग बट द वन इक्वेशन ऑफ पावर। तो पावर कितना मिला हमें? पोटेंशियल इंटू करंट, पोटेंशियल इंटू करंट और वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे पावर का इक्वेशन है। लेकिन जनरल फॉर्म क्या है हमारा? वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एंड व्हाट इज दिस? दैट वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट। कितनी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है? तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी? इक्विवेलेंट टू W, क्योंकि हमें पता है W इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन। तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी वर्क करने के लिए। जितनी एनर्जी लॉस होगी वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। कितना काम करेंगे? कितने काम करेंगे? तो W इज इक्वल टू P इंटू T। तो W क्या होगा? दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो इतनी हीट जनरेट होगी तो W इज रिप्लेस बाय H। तो W रिप्लेस करेंगे तो यही इक्वेशन, थर्ड वाला इक्वेशन कैसा होगा? इस तरह से हो जाएगा, H इज इक्वल टू PT। तो बट पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कितना है हमारा? V into I। हमने यहाँ पे पावर प्लेस कर दिया, पावर इज इक्वल टू V into I into T। तो ये होगा हमारा वन फॉर्म ऑफ हीट इक्वेशन। लेकिन हम अगर ओम्स लॉ लगाते हैं इसी को तो हमें तीन फॉर्म मिलेंगे पावर के इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। पहला मिला हमें VI, अगर हम V को रिप्लेस करते तो IR मिलेगा। हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते तो IR पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिला है I स्क्वायर R। ये दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पावर है। अब आप बोलोगे इसके तीन इक्वेशन क्यों है? क्योंकि
जरूरी नहीं कि हर बार आपको करंट एंड वोल्टेज ही दे। एग्जांपल में अगर आपको वोल्टेज नहीं दिया है, करंट एंड रेजिस्टेंस दिया है, तो आप डायरेक्टली पावर निकालने के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर आपको करंट नहीं दिया है, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दिया है, तो ये डायरेक्टली यूज करो। ठीक है, तो अगर इससे हीट निकालना है तो ये डायरेक्टली यूज करो। मतलब आपको तीनों फॉर्म दिए, मींस यू आर गेटिंग द थ्री फॉर्म्स ऑफ हीट इज देयर। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू कैन यूज द पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हाट इज गिवन। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तीनों के तीनों फॉर्मूलाज है हीट के। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया। नाउ लेट मी गो फॉर द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने पावर की इक्वेशन आपको बताया था, क्या था? V I एक पहला था, दूसरा कितना था? P is equal to I square R, दूसरा फॉर्म था। तीसरा फॉर्म क्या था? P is equal to V square by R, ये तीसरा फॉर्म था। ये तीनों फॉर्म जो है हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा, हमें जब इलेक्ट्रिक बिल आता है तो वहां पे यूनिट लिखा जाता है। तो एक्चुअली एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। बट अगर हम जूल की बात करेंगे तो हमें तो लाखों में बिल आएगा। ठीक है, क्योंकि जूल इज नथिंग बट वेरी स्मॉल यूनिट, दैट इज ऐसा यूनिट बट इट इज वेरी स्मॉल यूनिट। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसका एक यूनिट होता है, पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज नथिंग बट व्हाट? किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो जो भी हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वहां पे जो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मैंने 1 किलोवाट आवर क्यों यूज किया ये मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने कितनी एनर्जी यूज की, मैं मान लेता हूं कि इतनी एनर्जी यूज की। एनर्जी मतलब क्या होता है? पावर इनटू टाइम। अब आप कंफ्यूजन में रहोगे कि सर तो बता रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, बट वर्क क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम कौन सी एनर्जी ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर हीट ली तो हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे हीट नहीं देखनी है, हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं? ये पावर, इलेक्ट्रिकल पावर होगा, और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये ध्यान में रखिए, क्या होता है? वॉट, डिनोटेड बाय W, या फिर ओमेगा भी लिख सकते हो ऐसा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट। ध्यान में रखिए। तो इसका भी यूनिट वॉट ही होगा, इसका भी यूनिट वॉट ही होगा, इसका भी यूनिट, क्योंकि तीनों पावर है अलग अलग फॉर्म के इक्वेशन। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो हम अगर इस इक्वेशन के पास जाएंगे तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? वॉट इनटू सेकंड। तो वॉट इनटू सेकंड को कहा जाता है जूल, कंबाइंड यूनिट को। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम में, जैसे एम्पियर का, एम्पियर मतलब क्या होता है? कूलम पर यूनिट टाइम, मतलब कूलम पर सेकंड। तो इसी तरह से वॉट इनटू सेकंड क्या होगा? हमारा जूल होगा। तो क्योंकि देखो, पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट, टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। वॉट इनटू सेकंड क्या होगा? जूल। तो एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है? जूल होता है। बट दिस इज नॉट अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केस। क्या होता है वो? किलोवाट आवर। अब मुझे बताओ, किलोवाट भी क्या होगा? पावर का यूनिट होगा, बट बहुत बड़ा यूनिट है। किलो मतलब आपको पता है 10⁻³ होता है, मतलब 1000 टाइम वाट मतलब 1 किलोवाट होगा। सेकंड की जगह क्या होता है? आवर। हम तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस सेकंड के लिए यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं आवर्स के लिए। तो ये कमर्शियल यूनिट है। क्या है? किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर मतलब क्या होगा? इट इज नथिंग बट द कमर्शियल यूनिट व्हिच इज यूज्ड इन द representing the amount of electrical energy utilized by that particular devices। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं इसको। ध्यान में रखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या रहेगा? वॉट रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या रहेगा? वॉट रहेगा। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। तो वॉट इनटू सेकंड हमारा एनर्जी का यूनिट बनेगा, दैट इज जूल। बट जूल इज नॉट अ यूनिट व्हिच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल केस, दैट इज नथिंग किलोवाट आवर। अब किलोवाट क्या रहेगा? पावर ही रहेगा, बट बहुत बड़ा पावर रहेगा। और सेकंड की जगह हमने आवर यूज किया, तो यूनिट बढ़ गया थोड़ा सा। हम देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर मतलब कितने जूल्स होते हैं। देखो, अगर हम देखते हैं द यूनिट
of electrical energy is 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। अब हम देखते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। ठीक है, हाउ मेनी जूल देख लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब होगा 10⁻³ वाट इनटू आवर। अब 1 आवर मतलब कितना होगा, वाट। आवर मतलब कितना होगा, 60 इंटू 60 मिनट सेकंड, ये हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड। ठीक है, आवर के 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 इंटू 60 तो क्या मिला आपको, 3600 इंटू 10⁻³ यहाँ क्या है, वाट, और ये क्या है आपका सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड। और वाट इंटू सेकंड क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था आपको, जूल होता है। तो ये मिल गया आपको जूल। अब ये क्या हुआ, 1 2 3 जीरो हम इधर डाल देते, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। आप देख लीजिए, जब हम 1 यूनिट जलाते हैं मतलब कितनी जूल एनर्जी खर्च करते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ हाउ बिग नंबर इट इज। तो इसीलिए अगर हमने जूल में अगर हमारा यूनिट होता तो मीटर का बिल देखना कितना था। ठीक है, अगर हमने 1 यूनिट जलाया तो 10⁻⁶, अगर मैंने बोला होता कि 1 जूल खर्च करने के लिए 1 पैसा भी खर्च आता है तो 10⁻⁶ पैसा मतलब कितना पैसा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप, आपका जो यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है और उसका कन्वर्शन करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी हम जब कन्वर्ट करेंगे या फिर हम यूटिलाइज करेंगे फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जितना खर्च होगा, कितना जूल खर्च होगा, तब जाके 1 यूनिट खर्च होगा। तो हमें 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर यूनिट का हिसाब लगाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये उसका कन्वर्शन है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फैन ऑफ 200 watt, बल्ब ऑफ 60 watt and refrigerator of 500 watt used for 2 hours per day। एक डे में कितना यूज कर रहे हैं, 2 आवर्स यूज कर रहे हैं। देन फाइंड टोटल यूनिट कंज्यूम एंड if cost of 1 unit is 5 rupees, then total cost per day and for month of जनवरी। एक क्वेश्चन, मतलब क्या है क्वेश्चन का, अगर हमने 3 डिवाइस डेली 2 घंटे के लिए चलाया, ठीक है, सबका वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमने क्या लिया, फैन 200 वाट का है, बल्ब 60 वाट का है, रेफ्रिजरेटर 500 वाट का है। हर दिन हम उसको 2 घंटे के लिए जलाते हैं पर डे, तो टोटल कितनी यूनिट खाएगा ये तीनों डिवाइसेस, और 1 यूनिट की कॉस्ट अगर 5 रुपये है तो पर डे कितना कॉस्ट होगा और जनवरी मंथ का कितना होगा। मैंने दोनों एक साथ ले लिए। देखिए क्या दिया है, नंबर ऑफ डिवाइसेस, पहला कौन सा है, फैन, तो पावर कितना है फैन का, 200 वाट, इसको किलोवाट करना है क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, किलोवाट। ठीक है, वाट है तो किलोवाट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, किलो वाट। देखो कैसे किया मैंने, किलो मतलब 10⁻3 -3 + 3 गेट कैंसिल, 200 वाट मिलेगा। ध्यान में रखिए आप। तो क्या किया हमने, 1000 से डिवाइड किया, 1000 का मतलब क्या होगा, 10⁻3 1 ऊपर गया तो -3 हो जाएगा। ध्यान में रखिए। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.2 इंटू मतलब 1000 से डिवाइड करोगे 0.2 किलोवाट भी हो सकता है।
तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप 12th में जाओगे तो आपको पावर कैलकुलेशन ही करने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से ले लूँ, ठीक है। तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, कितना होगा 0.2 किलोवाट। दूसरा कौन सा है हमारा, बल्ब है, तो बल्ब का पावर कितना है 0.60 वाट है। 60 वाट का किलोवाट करना है, कितना होगा 0.06 किलोवाट, ठीक है। अब अगर तीसरा हमारा रेफ्रिजरेटर, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है आपका 500, ये हो गया आपका 500 वाट। तो 500 वाट का किलोवाट कितना होगा 0.5 किलोवाट। अब टोटल पावर हमें पता चल गया, तो टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर के लिए तीनों का एडिशन कर दो, तो टोटल पावर इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.06 प्लस 0.5, ये टोटल हो गया किलोवाट में, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 7, तो 0.76 किलोवाट। देख लो एक बार एडिशन 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल पावर कंज्यूम। अब इतना पावर कंज्यूम करते हैं कोनो तीनों डिवाइस, कितनी इसमें, अब हमें देखना है पर डे में 2 घंटे के लिए चलाते हैं, तो हमारा जो एनर्जी कंज्यूम होगी कितनी होगी, पावर इनटू टाइम। तो टाइम कितना है 2 आवर्स पर डे, तो एनर्जी पर डे कितनी होगी 0.76 इनटू टाइम कितना दिया है, देख लो यहाँ पे टाइम हमारा दिया हुआ है 2 आवर्स पर डे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आवर्स पर डे इनटू किलोवाट, ठीक है। तो क्या मिला आपको किलोवाट आवर पर डे, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 12 अगर 1 तो 1.52, ठीक है, 1.52 किलोवाट आवर पर डे, कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, एक दिन में कितनी एनर्जी जा रही है, इतनी एनर्जी जा रही है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 5 लीटर, इतनी यूनिट चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन में कितना देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ रुपीज फॉर 1 डे इज इक्वल टू 1.52 इंटू 5 रुपीज, तो 0 1 25 76 to 7, so 7.6 रुपीज एक दिन की लगेगी। तो फॉर मंथ ऑफ जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, तो टोटल इन मंथ ऑफ जन कितना हो जाएगा 7.6 एक डे का है, और 31 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इतने पैसे टोटल देने पड़ेंगे। कैलकुलेशन आप कर लेना, तो दैट इज नथिंग बट द टोटल कॉस्ट व्हिच इज टू बी पेड फॉर using the fan of 200 watt 60 watt bulb and refrigerator of 500 watt 2 hours per day। तो जनवरी मंथ में जो भी टोटल आएगा यहाँ पे वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल व्हिच विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो मैंने इसमें तीनों चार टाइप का जो सेपरेट, लेकिन इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आया आपको, एक तो आएगा टोटल एनर्जी निकालो या फिर टोटल पावर निकालो, इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म होता है। आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी होती है तो मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।